नमस्कार, टीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे नीतीश और चिराग पासवान ने क्यों किया वक्फ बिल का समर्थन। देखेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों के बीच हुई हाथापाई को। बात करेंगे शेख हसीना के उस ऐलान की जिससे बढ़ेगी यूनुस सरकार की मुश्किलें। जानेंगे टैरिफ तनाव के बीच जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री से क्या हुई बात करेंगे दुबई के क्राउन प्रिंस किस मकसद से आए भारत, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ममता बनर्जी के साथ क्यों खड़े हुए राहुल गांधी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में चपरासी ने जांच दी यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपियां, 5,000 भी कमाए, मामला सुर्खियों में। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 4 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा, 17 साल पुराना मामला। जयपुर में कार से लोगों को रौंदने वाले उस्मान को कांग्रेस ने जिला उपाध्यक्ष पद से हटाया। आग की चपेट में आए आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के बेटे, अस्पताल में किया गया भर्ती, इलाज जारी। शोभा यात्रा में बुलडोजर को लेकर बरेली में हंगामा, सीओ ने रोका तो भिड़े भाजपा के नेता। पुणे में लव जिहाद के आरोप पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैलून कर्मचारियों पर किया हमला। गुजरात में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी मीटिंग शुरू, सचिन पायलट बोले जिला अध्यक्षों को और ताकत देने पर होगी चर्चा। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने वेतन भत्ते में किया इजाफा, कैबिनेट बैठक में लगी इस फैसले पर मुहर। शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बहू ने राजनीति के मंच पर रखा कदम, बोली जनता की करूंगी सेवा। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक, रात 1 बजे हुआ हमला, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध, कहा आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। रामविलास पासवान को देश का सबसे बड़ा चुनावी मौसम ज्ञाता समझा जाता रहा है, पर पिछले कुछ सालों में इस विधा में जो कौशल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाई है, वह उन्हें इस क्षेत्र में सिरमौर बनाती है। 2024 लोकसभा चुनावों के पहले उन्होंने अपनी इसी प्रतिभा के बल पर इंडिया गुट को बाय बाय करके एनडीए गठबंधन में वापसी कर ली थी। इस प्रतिभा के बल लगभग 19 साल से अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर उनके समर्थन को बहुत से राजनीतिक विश्लेषण गैम्बल मान रहे हैं, पर जो उन्हें और बिहार की राजनीति को नजदीक से जानते हैं उन्हें पता है कि नीतीश कुमार इस उम्र में शानदार पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। यही हाल लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान का है। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हें भी यह खेल समझ में आने लगा है। इन दोनों राजनीतिज्ञों ने बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अपना समर्थन देकर बहुत बड़ा जुआ खेला है। जी हां, तो चलिए देखते हैं कि जेडीयू और लोजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण था वक्फ बोर्ड बिल को समर्थन देने का फैसला। सीएसडीएस की रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश गठबंधन का हिस्सा थे तो गठबंधन ने 80% मुस्लिम वोट हासिल किए, पर 2015 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आने के बाद मुस्लिम राजनीति पर उनकी पकड़ ढीली पड़ती गई। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू गठबंधन सिर्फ 5% मुस्लिम वोट हासिल कर सका। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 6% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया, जबकि 80% ने आरजेडी के समर्थन को दिया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में 12% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया था। इसके अलावा बिहार के 4 मुस्लिम बाहुल जिलों का विश्लेषण जो 24 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हैं दिखाता है कि जेडीयू ने साल 2015 के चुनावों में यहां 7 सीटें जीती थी।
हालांकि 2020 में जब जेडीयू एनडीए के साथ था तो उसने सिर्फ 3 सीटें जीती। इन जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जेडीयू जैसे ही एनडीए के साथ जुड़ी मुसलमानों का समर्थन खो बैठी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान एनसी और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले सोमवार को एनसी के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी। एक एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। एनसी समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब कानून लागू करने के लिए केंद्र नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल तक 11 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि हमारी राज्य इकाइयां भी हाई कोर्ट में कानून को चुनौती देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर सोमवार को कहा कि वह नए वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने यानी सुनवाई पर फैसला करेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हायरिंग की मांग की है। बांग्लादेश की निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हसीना ने यूनुस को चोर और बांग्लादेश की सरकार को आतंकवादियों की सरकार बताया है। हसीना ने जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस लौटने की भी बात कही है। सोशल मीडिया पर आवामी लीग के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए हसीना ने कहा कि मैं मरी नहीं, इसका मतलब है कि मैं फिर से वापस बांग्लादेश आऊंगी। उन्होंने कहा कि लोगों को संदेश दे दिया है। वापस आने के बाद अंतरिम सरकार और उनके लोगों को जेल से लेकर अदालत तक मैं घसीटूंगी। हसीना का कहना था कि मेरे रहते बांग्लादेश का खूब विकास हुआ था। लोग उसे एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखते थे, लेकिन यूनुस और उनके लोगों ने उसे आतंकवादियों का देश बना दिया है। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। हसीना के मुताबिक बांग्लादेश में पत्रकारों और वकीलों के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे लोगों के साथ जल्द ही न्याय किया जाएगा। उन्होंने यूनुस पर सरकारी पैसों से ऐशो आराम करने का आरोप लगाया। बातचीत के दौरान आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के एक सवाल के जवाब में हसीना ने कहा कि मैं जिंदा हूं और मैं जल्द ही बांग्लादेश आऊंगी। आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखें, आपके साथ न्याय होगा। जो भी लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं उन्हें खोज कर लाया जाएगा। बता दें, हसीना ने इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि मैं हर बार बच क्यों जाती हूं। आतंकवादियों ने मेरे पिता, माता और भाई को मार दिया, लेकिन मैं उस वक्त भी बच गई। उन्होंने आगे कहा कि मुझे मारने की पिछली बार भी कोशिश की गई, लेकिन मैं बच गई। बांग्लादेश में कुछ जरूर अच्छा होने वाला है। शेख हसीना का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिम्स्टेक की बैठक में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हसीना को सौंपने की अपील की थी। भारतीय और अमेरिकी विदेश मंत्रियों ने टैरिफ तनाव के बीच भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जल्द से जल्द सहमति बनाने पर चर्चा की मांग की है। ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल को 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। 5 अप्रैल से 10% बेस रेट लागू हो गया है, जबकि बाकी बचा 16% 9 अप्रैल से लागू होगा। ट्रंप के लगाए शुल्क का असर भारतीय शेयर बाजारों पर सोमवार को देखने को मिला और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी। अमेरिका के शुल्क लगाने के बाद पहली बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार 7 अप्रैल को व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत को गति देने की आवश्यकता पर चर्चा की। जयशंकर और रूबियो ने सोमवार शाम को टेलीफोन पर बात की, जो पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दर्जनों देशों पर पारस्परिक टैरिफ घोषित करने के बाद पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी।
बता दें, रेसिप्रोकल टैरिफ पर द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द करने का लक्ष्य जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। आज अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात करके उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने आगे लिखा कि हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द समापन के महत्व पर सहमत होंगे। गोयल ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के बारे में जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि भारत का मानना है कि वह उन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते कर सकता है जो निष्पक्ष व्यापार गतिविधियों का पालन करते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी शुल्क और इसके भारतीय कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव की आशंकाओं के बीच पीयूष गोयल इस सप्ताह निर्यातकों से मुलाकात कर सकते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम आज 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आ चुके हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिन के लिए भारत पहुंचे। दुबई के क्राउन प्रिंस के रूप में शेख हमदान की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। उनके साथ कई मंत्री, सीनियर सरकारी अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचेगा। उनके स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को शेख हमदान के लिए लंच की मेजबानी करेंगे। क्राउन प्रिंस भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद प्रिंस दिल्ली के बाद मुंबई जाएंगे और दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ एक बिजनेस राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे। इस बातचीत से पारंपरिक और भविष्य के क्षेत्रों में भारत यूएई आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय के जरिए जारी एक बयान में कहा गया कि परंपरागत रूप से दुबई ने भारत और यूएई के बीच वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान प्रदान में अहम किरदार अदा किया है। यूएई में भारत के लगभग 43 लाख प्रवासियों में से ज्यादातर दुबई में रहते हैं और काम करते हैं। क्राउन प्रिंस की यात्रा भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, साथ ही दुबई के साथ हमारे बहुआयामी संबंधों को गहरा करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस साल 27-29 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात की अपनी एक यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस को प्रधानमंत्री की तरफ से भारत आने का निमंत्रण दिया था। विदेश मंत्री ने मीटिंग के बाद एक्स पर पोस्ट किया था कि दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के डीपीएम और रक्षा मंत्री हमदान मोहम्मद से मिलकर बहुत खुशी हुई। दोस्ती के हमारे गहरे बंधन और हमारे लोगों की भलाई के लिए उन्हें आगे बढ़ाने पर गर्मजोशी से बातचीत हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हजारों शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। इस पत्र में उन्होंने उन शिक्षकों के लिए न्याय की गुहार लगाई है। राहुल का कहना है कि इन लोगों ने निष्पक्ष तरीके से चयन प्रक्रिया पास की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी नौकरी छिन गई। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि मैंने भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हजारों योग्य स्कूल शिक्षकों के मामले में उनकी दयालु हस्तक्षेप की मांग की है, जिन्होंने न्यायपालिका द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के बाद अपनी नौकरी खो दी है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि सरकार को निर्देश दें कि जो उम्मीदवार निष्पक्ष तरीके से चुने गए थे उन्हें अपनी नौकरी पर बने रहने की अनुमति दी जाए। पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन की ओर से साल 2016 में आयोजित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के बाद आरोप लगने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा। बता दें कि जिसके बाद 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को नई चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद प्रभावित शिक्षकों ने जोकियो शिक्षक एवं शिक्षिका अधिकार मंच नामक संगठन बनाकर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया और 21 अप्रैल को नवन्ना अभियान की घोषणा की। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 अप्रैल तक उनसे मुलाकात करती हैं तो वे इस अभियान को वापस ले लेंगे। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए DVN TV न्यूज़।